नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम जैसे नालायक बेटे जिसके हों वो माँ बाप बदनसीब ही होंगे। कोई काम ठीक से नहीं कर सकता क्या तू? आज फिर से ग्लास तोड़ दिया। मधु टूटा हुआ ग्लास देखकर गुस्से में तमतमा उठी। मेम साहब गलती से हो गया। कोई गलती वलती नहीं है, तू ये सब जानबूझकर करता है ताकि मेरे दिमाग की नस फट जाए और मैं मर जाऊं। नहीं नहीं मेम साहब, घबराया सा कुंदन दोनों हाथ जोड़े मधु के सामने खड़ा था। आने दे आज इन्हें, जा अब दफा हो जा मेरी नज़रों से। कुंदन चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गया। क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज़ आ रही है तुम्हारी। रवि ने अंदर आकर बैग टेबल पर रखते हुए कहा, ये तुम्हारा चहेता है ना, खून पी लिया है इसने मेरा, रोज कोई ना कोई नुकसान कर देता है। बस भी करो मधु, क्यों दिन रात गरीब के पीछे पड़ी रहती हो? हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ जो सबके पीछे पड़ी रहती हूँ। दिमाग ठंडा रखा करो मधु, यूँ छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। जरा सोचो, अगर कुंदन भी चला गया तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? कोई काम वाली नहीं टिकती तुम्हारे पास, वो तो कुंदन को ले आया, वरना बड़ा कीमती नगीना लाए हो ना, जैसे जानबूझकर इसे लाए हो कि मेरी तबीयत खराब करता रहे, वरना क्या कोई और नहीं था इतने बड़े गांव में? बस करो मधु, चुप हो जाओ। मैं भेज देता हूँ कल सुबह ही कुंदन को किसी और जगह। वैसे भी मैं उसे घर के कामों के लिए नहीं लाया था। रवि गुस्से से कमरे में चला गया। कुंदन को भेजने की बात सुन मधु भी चुप हो गई। उधर कुंदन को नींद ही नहीं आई। उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ सरपंच दीदी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। सरपंच दीदी बहुत अच्छी थी, पर माँ की कमाई से 4 भाई बहनों का पेट ही भरा जा सकता था, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। हालांकि वो अभी मात्र 18 वर्ष का ही था। वो दूसरों के खेतों पर जाकर मजदूरी करता। एक दिन रवि बहन से मिलने गांव गए तो कुंदन के घर का हाल जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। अपनी दीदी और कुंदन की माँ से बात कर वो कुंदन को अपने साथ ले आए और उसे अपने ऑफिस में ही चपरासी के काम पर लगा दिया, क्योंकि उसके रहने का कोई और बंदोबस्त नहीं था। रवि ने अपने घर में ही पीछे की ओर बने एक छोटे से कमरे में ही उसे ठहरा दिया। मधु ने भी उससे घर के काम करवाना शुरू कर दिया। कुंदन को इस पर भी कोई ऐतराज नहीं था, पर जरा जरा सी गलती पर मधु का उसे बेइज्जत करना उसका मन दुखा जाता। पर क्योंकि रवि से उसे बहुत प्यार मिलता था सो वह सह जाता। रवि हर महीने अपनी दीदी को कुंदन की तनख्वाह के 5,000 भिजवा देता और वो उसकी माँ को दे दिया करती थी। उसकी दोनों बहनें और छोटे भाई का स्कूल में दाखिला भी करवा दिया गया था। काम छोड़कर जाने का विचार उसके मन में कई बार आया, पर घर की हालात के बारे में सोचते हुए ही उसका मन भर आता। आज तो मधु मेम साहब ने एक ग्लास के लिए उसे इतना सुना दिया। कोई जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा मैंने ग्लास, साबुन लगे हाथ से फिसल गया। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर भी वो उठा और रसोई में से दूध का बर्तन ले दूध लाने चल पड़ा। जब लौट के आया तब तक भी मधु नहीं उठी थी। उसने दूध उबाल कर रख दिया और घर के पीछे बने बाथरूम में चला गया। कुंदन कुंदन, आया साहब। बालों में कंघी करता वो रवि की आवाज़ सुन दौड़ा आया। एक काम करो, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैंने चेतन से बात कर ली है, तुम उसके साथ ही रह लेना जब तक मैं चाय बनाता हूँ। साहब, चाय मैं बना देता हूँ, आप तैयार हो जाइए। नहीं, तुम सामान बांधो। मेम साहब नहीं उठी अब तक? रहने दो उसे, जब मन करेगा उठ जाएगी, तुम जाओ। कुंदन को यहाँ से जाने का कोई गम नहीं था। रवि से तो वो ऑफिस में मिल ही लेगा। चेतन रवि के ऑफिस में मार्केटिंग का काम देखता था और ऑफिस के पास ही एक रूम किराए पर लेके रहता था। रवि ने कुंदन के रहने का इंतज़ाम वहीं कर दिया था। कुंदन ने सामान पैक कर लिया और बाहर आया तो रवि नहीं था। रवि की आवाज़ कमरे में से आ रही थी। वो जाकर कमरे के बाहर खड़ा हो गया। वो हैरान था कि मधु मेम साहब अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। उधर रवि मधु को उठा रहा था। मधु मधु, आज क्या हुआ है? उठने का मन नहीं है क्या? उठो, लो चाय पी लो। मुझसे उठा नहीं जा रहा रवि। अरे क्यों, क्या हुआ? रवि ने मधु को छुआ तो परेशान हो गया। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझ में जाने की हिम्मत नहीं है और क्लिनिक भी तो 10 बजे खुलेगा। मुझे पैरासीटामॉल दे दो, ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, रुको, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ। रवि ने मोबाइल से डॉक्टर साहब का नंबर मिलाया। डॉक्टर साहब से बात कर उसने मधु से कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम 2 घुट चाय तो पी लो। उसने मधु को तकिए के सहारे बैठाते हुए कहा। तभी कुंदन ने आवाज़ लगाई, साहब मैं आ जाऊँ? हाँ आओ कुंदन।
साहब, मेम साहब को ये 2 बिस्कुट भी खिला दीजिए, खाली पेट चाय नुकसान करेगी। उसने प्लेट रवि की ओर बढ़ा दी। कुंदन, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, चेतन को फ़ोन कर देता हूँ कि तुझे आकर ले जाए। जब तक मेम साहब ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जा रहा साहब। अरे मगर, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो कुंदन जल्दी से बाहर चला गया और लौटा तो डॉक्टर साहब उसके साथ थे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब बोले वायरल लगता है और ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ है। दवाई लिख रहा हूँ, इन्हें पूरा आराम करना होगा, वो भी बेड रेस्ट। जी डॉक्टर साहब, रवि ने दवा का पर्चा लेते हुए कहा। कुंदन, डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ के लौटा दो, उसने कहा। साहब, ये पर्चा मुझे दीजिए, मैं दवा ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से जाके ले आता हूँ। नहीं साहब, आप मेम साहब के पास बैठिए, लाइए मुझे दीजिए पर्चा। आधे घंटे में कुंदन दवा लेकर लौट आया। रवि को दवा देकर वो रसोई में गया और दूध गर्म कर लाया। मेम साहब, दूध के साथ दवा ले लीजिए, फिर मैं आपके लिए खिचड़ी बनाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, तुझे कहाँ बनानी आती है? जी आती है, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। आप चिंता न करें, बस आराम करें, मैं कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना करूँ। अच्छा ठीक है, बना ले। साहब, मेम साहब को दवा देकर आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। रवि ने सिर हिलाते हुए मधु की ओर देखा, वो कुंदन को देखे जा रही थी। अरे साहब, आप यहाँ? मैं तो आ ही रहा था आपका नाश्ता लेकर। मैं हॉल में ही कर लूँगा नाश्ता, मधु सो गई है। अच्छा हुआ जो मेम साहब को नींद आ गई, जल्दी आराम मिलेगा। क्या बनाया है? पोहा। तुझे पोहा बनाना भी आता है? जी, पोहा बनाना तो बहुत आसान है। अच्छा तो फिर दे जल्दी, बहुत भूख लगी है। आपने रात में खाना जो नहीं खाया, और ना ही मेम साहब ने। तूने भी तो नहीं खाया, मुझे नाश्ता देकर तू भी नाश्ता कर ले। जी। नाश्ते के बाद कुंदन घर के कामों में लग गया और रवि वहीं बिस्तर पर मधु के पास बैठकर किताबें पढ़ने लगा। करीब 12 बजे मधु की आंख खुली। उठ गई? हाँ। अब कैसा महसूस कर रही हो? रवि ने प्यार से उसके माथा सहलाते हुए पूछा। बेहतर हूँ, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ हाँ, रवि उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गया। मधु बाथरूम से फ्रेश होकर लौटी तो रवि ने उसे बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठा दिया। बुखार कम तो हुआ पर उतरा नहीं था। तभी कुंदन ने आवाज़ लगाई, साहब मैं आ जाऊँ? आओ कुंदन। कुंदन ने अंदर आकर खाने की ट्रे साइड टेबल पर रख दी, जिसमें खिचड़ी और लौकी की सब्जी थी। लो खाना खा लो। रवि ने प्लेट में थोड़ी खिचड़ी और सब्जी डालकर मधु की ओर बढ़ाते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए मेम साहब, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। मधु ने कुंदन की ओर देखा तो वो घबरा गया। ऐसा मेरी माँ कहती थी। वो अटक अटक कर बोलने लगा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। मधु उसकी इस घबराहट पर मुस्कुरा पड़ी। उसकी मुस्कुराहट रवि ने भी देख ली थी। मधु ने थोड़ा ही खाया पर रवि को सुकून हुआ कि उसने खाना तो। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो फिर से सो गई। रवि उठकर फिर से बाहर आ गया। 2 बजने को थे। कुंदन ने दाल चावल और गोभी की सब्जी उसे परोस दी। तुम भी अपना खाना यहीं ले आओ कुंदन। नहीं साहब, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगा। रवि जानता था कि वो नहीं मानेगा, इसलिए चुपचाप खाना खाने लगा। कुंदन बर्तन लेने आया तो वो बोला, कुंदन आज तुमने सब संभाल लिया, वरना मैं अकेला परेशान हो जाता। मुझे तो चाय के सिवा और कुछ बनाना भी नहीं आता। ऐसा मत कहिए साहब, माँ कहती है कि भगवान किसी ना किसी को हर किसी के लिए ज़रूर भेजता है। मैं ना होता तो कोई और होता। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। शाम को क्या बनाना है बता दीजिए, मैं सब्जी ले आऊँगा। कुछ भी बना लेना जो तुम्हें सही लगे। जी ठीक है, आप आराम करिए। यूं ही 3 दिन गुजर गए। कुंदन ने दिलो जान से मधु की सेवा की। चौथे दिन रवि को ज़रूरी काम से ऑफिस जाना था। कुंदन ने कहा कि वो मेम साहब के पास है। रवि ऑफिस जाकर आए। रवि नाश्ता कर ऑफिस चला गया। कुंदन ने मधु के लिए नाश्ता ट्रे में रखा और उसके कमरे की ओर चल दिया, पर मधु की आवाज़ सुन उसके कदम कमरे के बाहर ही ठिठक गए। हाँ अब ठीक हूँ। रवि और कुंदन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। कमज़ोरी तो अभी भी है पर बुखार नहीं है। रवि ऑफिस गए हैं, कुंदन यहीं है, किचन में है। बहुत अच्छा बच्चा है, कितनी सेवा कर रहा है मेरी अपनी औलाद को तो कोई फिक्र ही नहीं है। दोनों में से एक ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा, जबकि रवि ने उसी दिन उन्हें बता दिया था कि मैं बीमार हूँ। अच्छा रखती हूँ, मुझे फ्रेश होना है, अभी कल बात करती हूँ। उधर कुंदन हैरान था। उसे तो पता भी नहीं था कि साहब और मेम साहब के बच्चे भी हैं।
उसे आए 10 महीने हो गए थे, पर आज तक उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। मेम साहब, मैं आ जाऊँ? हाँ आओ। अरे नाश्ता यहाँ क्यों ले आए मेरा? आज बाहर बैठने का मन कर रहा है, बाहर ही ले चलो जी। रात को कुंदन रसोई साफ करके बाहर आया तो रवि टीवी पर समाचार देख रहा था। साहब, मेम साहब सो गई। हाँ आओ, तुम भी बैठो। कुंदन वहीं सोफे के पास कालीन पर बैठ गया। साहब, एक बात पूछूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, पूछ। साहब, आपके बच्चे नहीं आते यहाँ? आते हैं कभी कभार, 2-4 साल में। विदेश में हैं? नहीं है तो इसी देश में, पर व्यस्त रहते हैं। इतने व्यस्त कि उनकी माँ बीमार है और वो देखने तक भी नहीं आए। बीमार? ये तो सिर्फ बुखार है कुंदन। तुम्हारे साहब तो अस्पताल पहुंच गए थे जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, वो तो तब भी नहीं आए। अचानक मधु की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। मधु कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मेम साहब, माफ़ कर दीजिए, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कुंदन जल्दी से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, बैठो। मधु साल लपेटती हुई सोफे पर रवि के नज़दीक आ बैठी। तुम सोई नहीं? पैर ऊपर कर लो, ठंड हो गई है 2-3 दिन से। हाँ। कुंदन, तुम भी मुड़ा ले लो। मैं ठीक हूँ मेम साहब। फिर गुस्सा करूँ? नहीं नहीं मेम साहब, लाता हूँ मुड़ा। उसकी घबराहट देखकर रवि और मधु दोनों हंस पड़े। कुंदन को उनकी हंसी बहुत भली लगी। कुंदन, जी मेम साहब, मुझे माफ़ कर दे, तुझे बहुत सताया है मैंने, बड़ा दुख दिया है, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं मेम साहब, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ की तो गाली में भी प्यार होता है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे तेरी माँ ने, और एक मैं हूँ जो अपनी औलाद को अच्छे संस्कार ना दे सकी, उन्हें किसी से प्यार करना ना सिखा सकी, और उनसे मिली उपेक्षा के कारण मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा और तुझको भी भला बुरा कहती रही। इस सब के बाद भी तूने मेरी इतनी सेवा की, अपने साहब का इतना ख्याल रखा। हाँ कुंदन, दोनों बेटों से दूरी के गम की वजह से ही तुम्हारी मेम साहब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो गई और बात बात पर गुस्सा करने लगती हैं। इसलिए तुझसे भी मेम साहब, आपने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं की, ना ही प्यार देने में कमी की। उन्हें भी एक दिन माँ बाप की कीमत पता चली जाएगी। तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा, हमेशा आपके पास रहूँगा। बस महीने में एक बार माँ और बहन भाइयों से मिलने चला जाऊँगा, बस एक दिन के लिए। बाकी सारा समय आपके पास ही रहूँगा। अच्छा, तो साहब के साथ ऑफिस में कौन जाएगा? मधु हंस पड़ी। ऑफिस भी जाऊँगा, तू चिंता मत कर, अब मैं ठीक हूँ। कल रविवार है, परसों से ऑफिस जाओ दोनों। मैं घर के काम के लिए किसी को रख लूँगी। पक्का? रवि मुस्कुराया तो मधु ने झूठा गुस्सा दिखाया। हाँ हाँ पक्का। वो सामने वाली औरत के घर जो आशा काम करती है ना, 2-3 बार पूछ चुकी है, उसे ही रख लूँगी। वो खाना बनाने में भी मदद कर देगी। उसके लिए तो मैं हूँ ना मेम साहब, सुबह और रात के खाने में तो मदद कर ही दूँगा। ठीक है बाबा, देखेंगे। अब तो एक कप काफ़ी पिला दे, सच में आज बहुत ठंड है, फिर सब सो जाएंगे। मेरे लिए भी और अपने लिए भी बना लो, रवि मुस्कुराते हुए बोला। काफ़ी बनाते हुए कुंदन सोच रहा था कि गुस्से के पीछे दर्द छुपा होता है। ये तो आज मालूम हुआ। मेम साहब, क्या मैं एक दिन के लिए घर हो आऊँ? अभी नहीं, अगले सप्ताह, तब तक तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुंदन ने मधु को कॉफ़ी देते हुए पूछा। हाँ हो आना, एक क्यों, 3-4 दिन के लिए हम भी चलेंगे। सच में? हाँ, दीदी को धन्यवाद भी तो देना है ना कि उन्होंने इतना अच्छा बेटा भेजा हमारे पास। और तुम्हारी माँ और बहन और दोनों भाइयों से भी मिल लूँगी। वहाँ जाकर तो आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। साफ हवा, पानी, खेत खलियान, चारों तरफ हरियाली। तो एक काम करते हैं, अपनी ही कार में चलते हैं, घूमते घामते। कुंदन अब भी सोच रहा था कि बदनसीब वो माँ बाप हैं जिनकी औलाद उनका ध्यान नहीं रखती, या बदनसीब वो औलाद है जो माँ बाप के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं। दोस्तों, कुंदन ने बिल्कुल सही कहा कि बदनसीब वो माँ बाप नहीं होते हैं जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, बल्कि बदनसीब वह बच्चे होते हैं जिन्हें माँ बाप के सेवा करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता है और अपने माता पिता की तकलीफ़ों को नहीं समझ पाते हैं। उनसे बदनसीब शायद इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वह अपने माँ बाप के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।